नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं और विषय है वो आपका प्राचीन भारत कैसा था। तो हमारा देश का जो भारत देश का जो इतिहास है वो बेहद पुराना और समृद्ध है, जिसमें एक अनूठी सभ्यता, अद्भुत विज्ञान और महान सांस्कृतिक धरोहर शामिल है। तो आइए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था और उस वक्त के रहन सहन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन कैसे थे, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारत की जो बात है वो है, शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो भारत के इतिहास की जो शुरुआत है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। इस सभ्यता को सबसे बेहतरीन उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर हैं, जिनकी नगर योजना और जल निकासी प्रणाली काफ़ी अद्भुत थी, जो वर्तमान समय में भी देखने को नहीं मिलती है। इन शहरों में घर जो होते थे वो पक्की ईंटों से बने होते थे और हर घर में एक नाली की व्यवस्था होती थी, जो शहर की जो बड़ी नालियाँ जो होती है उस पे वो नालियाँ जुड़ जाती थी और घर के जितने भी जल है वो उस नालियों में चली जाती थी, नालियों के सहारे। और सिंधु घाटी के लोग जो थे वो कृषि और व्यापार में निपुण थे और उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मोहरें, मिट्टी के बर्तन और आभूषण उनकी कला और संस्कृति को दर्शाता है। उस समय की लिपि जो है वो अभी तक पूरी तरह से पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन इससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण खोजें आज भी पुरातत्वविदों को हैरान करती हुई आ रही है। तो इस तरह से हम लोग जान पाते हैं कि सिंधु सभ्यता के समय हमारे भारत का जो इतिहास है वो किस तरह का था। चलिए अब हम लोग जानेंगे वैदिक काल के बारे में, और वैदिक काल के समय हमारा देश भारत कैसा था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सिंधु सभ्यता का जो पतन होता है उसके बाद वैदिक काल का उदय होता है, और यह जो काल है 1500 ईसा पूर्व से शुरू होता है और इसे आर्यों का आगमन भी माना जाता है। वैदिक काल को प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल में बांटा गया है। प्रारंभिक वैदिक काल की अगर बात करते हैं तो इस काल में आर्यों का जीवन मुख्यतः कृषि और पशुपालन पर आधारित था। इस काल में वेदों की रचना हुई, जिसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये लिखित रूप से बहुत ही प्राचीन वेदों में से इसको माना जाता है, ऋग्वेद को। अगर हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की, तो इस काल में समाज धीरे धीरे 4 वर्णों में विभाजित होता है। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और शूद्र। इस काल में यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया था। वैदिक समाज पुरुष प्रधान था, लेकिन महिलाओं को भी सम्मान प्राप्त था। वे धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। तो ये था वैदिक काल। तो वैदिक काल के बारे में हमने जाना कि हमारा भारत कैसा था। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं महाजनपद काल के बारे में, और उस वक्त पे हमारा प्राचीन भारत कैसा था। तो बात है आपकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो भारत में 16 महाजनपदों का उदय होता है। उन महाजनपदों में मगध, कौशल, वत्स और अवंती प्रमुख थे। इस काल में राजनीतिक स्थिरता के लिए राजा का महत्व बढ़ जाता है इस महाजनपद काल में, और कई साम्राज्यों का स्थापना भी इसी महाजनपद में होता है। अगर हम लोग बात करें मगध के बारे में, तो ये जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की थी। उनके मंत्री जो थे वो चाणक्य थे,
और उन्होंने ही अर्थशास्त्र की रचना की थी। ठीक है, और जो उस समय की राजनीति और अर्थशास्त्र का, माफ कीजिएगा, अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण एक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य में के सामने महान शासक अशोक था, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा और धर्म का प्रचार भी उन्होंने किया था। अब हम लोग चलिए देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य भी एक महत्वपूर्ण काल था, जिसमें भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इस काल में विज्ञान, कला और साहित्य में अभूतपूर्व विकास को देखा गया था। तो इस तरह से हमने जाना महाजनपद काल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन हमारा प्राचीन भारत में कैसा था। प्राचीन भारत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी बहुत समृद्ध था। इस काल में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफी विकास को देखने को मिलता है। अगर हम लोग जैन धर्म से देखते हैं तो महावीर स्वामी जो हैं, तो उनके द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया गया और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की नींव रखी थी। बौद्ध धर्म ने पूरे एशिया में फैलाव किया। इसका प्रभाव तिब्बत, श्रीलंका, चीन और जापान तक पहुंचा। चलिए अब हम लोग देखेंगे धार्मिक ग्रंथों के आधार पे। अगर हम लोग बात करेंगे ग्रंथों में, तो आपका जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें वेद आता है, उपनिषद, रामायण, महाभारत और गीता का अत्यधिक महत्व था उस वक्त में। अभी वर्तमान समय भी इनका महत्व काफ़ी अधिक है। इन ग्रंथों ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों की नींव भी इनके द्वारा ही रखा गया कि नैतिक जीवन कैसा होता है, समाज में हमें कैसा रहना है, बड़ों का आदर करना है, इन सारी बातों को सिखाता था। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत में कला, साहित्य और विज्ञान में क्या योगदान था। तो प्राचीन भारत का जो योगदान है केवल धर्म और समाज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि विज्ञान, गणित, साहित्य और कला में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान था। अगर हम लोग बात के कला साहित्य में, तो आर्यभट्ट का सबसे पहले और वराहमिहिर का नाम आता है। तो ये जो आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो हैं, वे एक महान गणितज्ञ थे, जिनके द्वारा शून्य की खोज भी की गई और दशमलव प्रणाली का विकास भी इनके द्वारा ही किया गया। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए थे। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों का उल्लेख भी मिलता है। उल्लेख करना बहुत जरूरी है, जिसमें हम लोगों को सर्जरी से लेके औषधियों के उपयोग तक की जानकारी इन साहित्यों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलती है। तो ये था आपका धार्मिक साहित्य के आधार पे। चलिए अब हम लोग जानेंगे वास्तुकला में। तो वास्तुकला में अजंता और एलोरा की गुफाओं, सांची के स्तूप और अन्य मंदिरों का निर्माण अद्वितीय था। चित्रकला और मूर्तिकला में भी भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्राचीन भारत कितना समृद्ध था। अब हम लोग चलिए जानते हैं कि प्राचीन भारत में हमारा समाज और हमारे पूर्वजों का जीवन शैली कैसा था। तो प्राचीन भारत का जो समाज था वो मुख्य रूप से क्या था, ग्रामीण जीवन था, लेकिन नगरों में भी जीवन काफी समृद्ध था। उस समय लोग कृषि, व्यापार और हस्तशिल्प में लगे हुए रहते थे। गांव के लोग सामुदायिक जीवन जीते थे और पंचायती व्यवस्था के माध्यम से वे अपने मुद्दों को सुलझाते थे। जैसा वर्तमान समय में भी पंचायत है, लेकिन लोग अपने मुद्दों को सुलझाने कहाँ जाते हैं, पंचायत के बाद में कोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो उस वक्त समाज में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को शिक्षा और धार्मिक क्रियाकलापों में भागीदारी का अवसर मिलता था। हालांकि समय के साथ कुछ कुरीतियां भी समाज में प्रवेश कर गई थी, जैसे सती प्रथा और बाल विवाह।
तो इस तरह से हमने देखा कि प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों का रहन सहन कैसा था, क्या क्या कुरीतियाँ आई। लेकिन अगर हम लोग बात करें पूरे निष्कर्ष के तौर पे, तो हम लोगों को ये संक्षिप्त में विवरण जो मिलता है कि प्राचीन भारत कैसा था, कि हमारा प्राचीन भारत जो था एक ऐसा समय जो भारत ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति में अग्रणी था। आज भी हम प्राचीन भारत के इस गौरवशाली धरोहर में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि प्राचीन भारत, जिसको हम लोग सोचते हैं कि ग्रामीण जीवन था, लोगों को रहना खाना पीना नहीं मिलता था, लेकिन हम लोग का जो सोच है वो गलत है। अगर बात करें वर्तमान समय में, हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी आ गया है, तकनीक विकास कर गया है, लेकिन जो प्राचीन भारत में लोग इतना कुशल के साथ रहते थे वो वर्तमान समय में वे नहीं रहते हैं। उस समय की नगर योजना अभी की नगर योजना के सामने कुछ नहीं है। अभी का नगर योजना कुछ नहीं है उसके सामने। तो अगर हम लोग बात करें, अगर विकसित भारत की अगर हम लोग बात करते हैं, तो प्राचीन काल में जो विकसित भारत था वो अब नहीं है। तो हमें इतिहास से सीखना है, क्योंकि इतिहास ही है एक ऐसा चीज, माध्यम है जो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर अभी वर्तमान में अगर गलत कर रहे हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो हमें अपने इतिहास से सीखना है कि उस वक्त का रहन सहन कैसा था, उस वक्त के लोग कितने अच्छे तरीके से रहते थे, जीवन शैली कितना अच्छा था, लेकिन हमें वर्तमान को सुधारना है। तो चलिए इसी आशा के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। और बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिली होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कंजूसी मत दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, वीडियो को शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल में नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हर एक समय ऐतिहासिक कहानियाँ आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।